हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीडीएस जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ सेलर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इन दी बुक्स ऑफ बायर में किस तरीके से टीडीएस की जर्नल एंट्री करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टीडीएस की जो जर्नल एंट्री है वो इन दी बुक्स ऑफ सेलर में किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो जो कि था टीडीएस जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ बायर में ये बताया था कि अगर हम टीडीएस की जो जर्नल एंट्री है अगर विद जीएसटी अगर हम करना चाहते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पोस्ट करेंगे इन दी बुक्स ऑफ बायर। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर हम विदाउट जीएसटी अगर टीडीएस की जर्नल एंट्री करना चाहते हैं इन दी बुक्स ऑफ बायर में तो उसकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि टीडीएस की एडजस्टमेंट जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा जो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन दो केसेस के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो सेम वही चीज़ हम इस वीडियो में भी फॉलो करेंगे। बस यहाँ पे जो बायर की जगह जो हो जाएगा वो सेलर हो जाएगा और वहाँ पे टीडीएस पेबल हमने देखा था तो यहाँ पे टीडीएस पेबल की जगह टीडीएस रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हम एंट्री कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ सेलर में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी जो रहेगी वो सेम पहले जैसी ही रहेगी। एक है विद जीएसटी और एक है विदाउट जीएसटी। इसमें जो दो केसेस है वो भी बिल्कुल सेम रहेंगे। एक तो है टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिलिंग और एक है टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विदाउट जीएसटी जो टीडीएस की जो जर्नल एंट्री है इन दी बुक्स ऑफ सेलर में किस तरीके से करेंगे। और इसमें हम देख लेते हैं केस फर्स्ट जो कि है टीडीएस एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिलिंग। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पोस्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बी जो है ए को सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी एक बिल्डिंग या कोई ऑफिस बोल सकते हैं जो रहने के लिए रेंट पे देता है ए को। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है हमारा सेलर है और ए जो है परचेज़र है। ठीक है, यानी ए बायर हो गया और बी जो हो गया सप्लायर हो गया। ठीक है, तो बी जो है ए को रेंट जो है सेल करता है। ठीक है, उसका अमाउंट कितना है 20,000 है। ठीक है, और उस पे जो टीडीएस रेट है वो कितने का है 10% का है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसकी जो है जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे इन दी बुक्स ऑफ सेलर में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जीएसटी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, ये हमारी विदाउट जीएसटी वाली कैटेगरी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमने जो केस लिया वो फर्स्ट केस लिया है व्हेन टीडीएस विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ बिलिंग। ठीक है, तो ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। एज अकाउंट क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए जो है हमारा बायर है, बायर जिसे हम डेटर भी कहते हैं। और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और एसेट जो है हमारी बढ़ रही है यहाँ पे क्योंकि बी जो है ए को सेल कर रहा है रेंट। तो डेटर बढ़ने पे क्या होते हैं हमारे डेबिट होते हैं। तो इसलिए एज अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्यों होगा टीडीएस रिसीवेबल, क्योंकि ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स किस लिए होते हैं, क्योंकि जो रेंट जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो ए है उसने पे कर दिया है या पे कर देगा। तो हमें इसे दोबारा से गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे क्या हो जाते हैं, करंट एसेट्स हो जाते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो हमें पे करता है, यानी कि वो इस सर्विस के बिहाफ पे टैक्स काट लेता है जो कि वो फ्यूचर में गवर्नमेंट को पे करता है हमारे बिहाफ पे।
तो इसकी जो रिटर्न जाती है टीडीएस की वो क्वार्टरली जाती है, तो वो क्वार्टरली पे करता है। ठीक है, इसलिए टीडीएस रिसीवेबल सेलर के लिए क्या होता है, वो करंट एसेट्स होता है, और बायर के लिए क्या होता है, करंट पेबल। क्योंकि बायर को जो है वो पे करना होता है गवर्नमेंट को, जबकि सेलर को क्या करना होता है, उतना अमाउंट एक तरह से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट से रिसीव करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका होता है। उसके बिहाफ पे ए ने पे कर दिया है बी के बिहाफ पे, इसलिए। ठीक है, टू रेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रेंट है, रेंट का अमाउंट कितने का था, 20,000 का था। तो रेंट में हमारा कितना चला जाएगा, 20,000 का अमाउंट चला जाएगा। तो टीडीएस रिसीवेबल हमारा कितना बनेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि टीडीएस जो था रेट कितना था, 10% था। तो 20,000 के ऊपर अगर हम 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा। तो टीडीएस रिसीवेबल में हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट, 2,000 का अमाउंट आ जाएगा। अब बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो एज अकाउंट में चला जाएगा, यानी 18,000। ठीक है, तो ये तो थी बुकिंग की एंट्री, यानी हमने टीडीएस बुक करा है अभी एट द टाइम ऑफ बिलिंग, यानी जैसे ही हमने सर्विस दी है ना किसी को, तो उसका जो बिल बनाया है ना, उसी टाइम पे हमने टीडीएस की एडजस्टमेंट कर दी है। ठीक है, तो चलिए अब रिसिप्ट की एंट्री देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो था हमारा डेटर था, तो डेटर बढ़ने पे हमारे क्या हो रहे थे, डेबिट। अब डेटर जो है घटेंगे, जब वो पेमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी ए अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब वो जिस भी मोड में पेमेंट करेगा वो अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए अगर वो बैंक में करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश में करता है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट बढ़ने पर क्या होते हैं, डेबिट। ठीक है, और इसमें अमाउंट जो आ जाएगा वो 18,000 का आ जाएगा। 18,000 का इसलिए आ जाएगा क्योंकि 20,000 की तो हमने उसको सर्विस दी थी, जिसमें से उसने 2,000 रुपये टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके हमको पे करा है, यानी 2,000 रुपये है वो गवर्नमेंट को दे रहा है और 18,000 जो है हमको दे रहा है। मतलब दे तो पूरा 20,000 ही रहा है, बस वो हमारे बिहाफ पे टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बैंक में कितना आ जाएगा, 18,000। अब देख लेते हैं टीडीएस रिसीवेबल के एडजस्टमेंट की एंट्री देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीडीएस रिसीवेबल की जो एडजस्टमेंट है वो किसके साथ करते हैं, इनकम टैक्स पेबल के साथ। यानी कि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा जो है टैक्स पेबल हमारा कितने का बन रहा है, उसमें से हम टीडीएस रिसीवेबल को माइनस कर लेंगे। कैसे, सपोज़ कीजिए कि हमारा इनकम टैक्स पेबल हमारा कितने का बन रहा है, 10,000 रुपये का बन रहा है, उसमें से हमारा टीडीएस रिसीवेबल कितना है, 2,000 का है। तो हमें गवर्नमेंट को कितना इनकम टैक्स पे करना होगा, 8,000, यानी 10,000 माइनस 2,000 का। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स पेबल क्या होगा, अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, टू टीडीएस रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी है वो घट रही है। इनकम टैक्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारे यहाँ पे घट रही है, घटने में क्या होती है, डेबिट। तो इनकम टैक्स पेबल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू टीडीएस रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल आपको पता है कि हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट जो है वो लायबिलिटी से एक तरह से देखा जाए तो एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पे टीडीएस रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2,000 का। ठीक है, तो ये वाला जो केस था वो तब था कि अगर हमारा जो है इनकम टैक्स पेबल का अमाउंट ज़्यादा है, टीडीएस रिसीवेबल का अमाउंट कम है, तो ये वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे हमारा क्या टीडीएस रिसीवेबल ज़्यादा है टीडीएस पेबल से, यानी हमको देना कुछ और था जबकि हमने दे कुछ और दिया। सपोज़ कीजिए कि हमारा जो है इनकम टैक्स पेबल बन रहा था 0 रुपये, यानी हमको कुछ भी, हमारा कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा था, फिर भी हमने टीडीएस जो है रिसीवेबल कितने का दे दिया है, 2,000 रुपये का। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन रही है वो रिफ़ंड की एंट्री बननी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि रिफ़ंड की एंट्री किस तरीके से पोस्ट की जाएगी। तो जब हमारा जो है रिफ़ंड आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, टू टीडीएस रिफ़ंड अकाउंट भी बोल सकते हैं या टीडीएस रिसीवेबल ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा। ये केस तब अप्लाई होगा जब हमारा टीडीएस रिसीवेबल ज़्यादा होगा इनकम टैक्स पेबल से। ठीक है, नहीं तो हमारी ऊपर वाली एंट्री होगी जो कि है इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो ये थी एडजस्टमेंट की एंट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी।
चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे केस की ओर, जो कि है टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि हम टीडीएस की जो एडजस्टमेंट है एट द टाइम ऑफ बिलिंग ना करके एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होंगी। यहाँ पे भी जो कैटेगरी है वो विदाउट जीएसटी की है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। बी जो है ए को रेंट सेल करता है जिसका अमाउंट 20,000 होता है, और जिस पे जो टीडीएस रेट लगने वाला है वो कितने का लगने वाला है, 10% का। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सेम है और एंट्री भी मोस्टली सेम ही होंगी। बस यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की एंट्री है वो बुकिंग के वक्त ना होके, यानी बिलिंग के टाइम पे ना होके पेमेंट के टाइम पे होगी, बस ये चेंज होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो एज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम टीडीएस रिसीवेबल को एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बिल बना रहे हैं। तो ए अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, 20,000 से, और रेंट अकाउंट में भी 20,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बिल बना दिया। अब पेमेंट रिसीव की एंट्री देख लेते हैं। तो पेमेंट रिसीव की एंट्री में क्या हो जाएगा, वो बैंक या कैश जिससे भी करेगा तो वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं। तो ये हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट हमारे करंट एसेट्स होते हैं, तो ये भी बढ़ेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू एज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एज अकाउंट में कितने का अमाउंट आ जाएगा, 20,000 का, और टीडीएस रिसीवेबल में कितने का अमाउंट आ जाएगा, 10% ऑफ 20,000, 2,000 आ जाएगा, और बैंक में कितना अमाउंट चला जाएगा, 18,000। 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 आ जाएगा हमारा बैंक में। तो ये थी रिसिप्ट की एंट्री। तो इसमें हमने जो पेमेंट रिसीव करी है तभी हमने जो है टीडीएस रिसीवेबल को एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट एंट्री भी देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट भी बिल्कुल सेम पहले जैसा ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होना था वो केवल पेमेंट की एंट्री में चेंज होना था। ठीक है, जो कि पहले हमने बिल में जो एडजस्टमेंट करी थी टीडीएस की, अब वो हम पेमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, बस यही चेंज था। तो आपको जैसा कि पता है कि टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट जो है इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ किया जाता है। तो इनकम टैक्स पेबल जो है हमारा हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। तो लायबिलिटी कम होने पे क्या हो जाती है, डेबिट। तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट टू टीडीएस रिसीवेबल, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा। ये तब होगा जब हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा होगा टीडीएस रिसीवेबल से। ठीक है, अगर टीडीएस रिसीवेबल ज़्यादा है इनकम टैक्स लायबिलिटी से तो हमारा रिफ़ंड की एंट्री बनता है। तो रिफ़ंड की एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो रिफ़ंड में क्या हो जाता है कि हमारे बैंक में कैश आएगा या जो भी है अमाउंट आएगा, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होता है, उसमें डेबिट हो जाता है टू टीडीएस रिसीवेबल भी कह सकते हैं और टीडीएस रिफ़ंड अकाउंट भी कह सकते हैं। ये तब होगा जब हमारा टैक्स लायबिलिटी कम होगा और टीडीएस रिसीवेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपने दूसरे केस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट जान लेते हैं कि विद जीएसटी किस तरीके से टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट करेंगे इन दी बुक्स ऑफ सेलर में, यानी टीडीएस की जर्नल एंट्री हम किस तरीके से करेंगे इन दी बुक्स ऑफ सेलर, अगर हम उसमें जीएसटी भी इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन कि बी जो है ए को रेंट सेल करता है जिसका अमाउंट कितना होता है, 20,000, जहाँ पे जीएसटी जो है, जीएसटी रेट जो है वो कितने परसेंट का है, 18% का, और टीडीएस रेट जो है वो कितने परसेंट का है, 10% का। यानी इस क्वेश्चन में क्या ऐड हुआ, जीएसटी एट द रेट कितना, 18%। ठीक है, बस ये क्वेश्चन में बस यही जो जीएसटी है वही ऐड होगा। ठीक है, तो ये इसलिए ऐड होगा क्योंकि ये हमारी जो कैटेगरी है कौन सी है, जीएसटी वाली है। तो यहाँ पे अब जीएसटी आ गया, तो हम जीएसटी में भी दोनों केसेस को देखेंगे। पहला केस हमारा क्या था कि टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बिलिंग, यानी जब हम बिल बनाएंगे उसी टाइम हम टीडीएस को एडजस्ट कर देंगे। और दूसरा केस था कि टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे, तब हम क्या करेंगे, टीडीएस की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हम जनरल एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन हमने देख ही लिया है, अब इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ए को सेल करता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, TDS रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बिलिंग वाला केस है, ठीक है। टू रेंट अकाउंट आ जाएगा और टू GST अकाउंट आ जाएगा। अब GST अकाउंट में आपके CGST मतलब कि आउटपुट CGST, आउटपुट SGST या आउटपुट IGST भी आ सकता है। अगर हमारी जो सेलिंग और बाइंग जो है सेम स्टेट से, यानी दिल्ली में ही बायर भी है और सेलर भी है, तो हमारा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST लगेगा। अगर बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट से है तो हमारा आउटपुट IGST लगेगा। अगर आप GST के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक और वीडियो है जो कि GST के ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कब हमारा CGST लगता है और कब हमारा SGST और कब हमारा IGST लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अमाउंट कैसा आएगा। तो एज अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 21,600 आ जाएगा। और TDS रिसीवेबल में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा। 2,000 का इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका ना GST से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी हमारा जो TDS रेट है या GST रेट है वो हमेशा बुक वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि हमारा बुक वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 20,000 है, ठीक है। तो 20,000 पे ही हम अपना TDS भी निकालेंगे और GST भी निकालेंगे, ठीक है। तो 20,000 पे हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, TDS रिसीवेबल 2,000 आ जाएगा। टू रेंट अकाउंट में हमारा कितने का आ जाएगा, पूरी एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू जिसको हम टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं 20,000 है, ठीक है। और आउटपुट CGST या SGST या बोल सकते हैं आप आउटपुट IGST, वो हमारा कितना आ जाएगा, 3600 तो कंबाइंड हो जाएगा जो कि है आउटपुट IGST। अगर आउटपुट SGST और CGST होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 1800, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया कि हमारा GST का अमाउंट कितना आ जाएगा, 3600 रुपये, ठीक है। तो ये थी बुकिंग की एंट्री या आप कह सकते हैं बिलिंग की एंट्री, ठीक है। तो हमने बिल बनाते वक्त ही हमने TDS को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिसिप्ट की एंट्री। तो रिसिप्ट की एंट्री किस तरीके से होगी, तो बैंक या कैश जिसमें भी ए जो है पेमेंट करेगा वो अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बैंक और कैश हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं। तो हमारे बैंक में कितना अमाउंट आएगा, वो एक्चुअल अमाउंट आएगा जो कि है 21,600 का। 21,600 का इसलिए आएगा क्योंकि 20,000 का तो हमारा जो था बुक वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू था, यानी रेंट की एक्चुअल वैल्यू, प्लस उस पर GST लगेगा। तो GST हमारा कितने का लगेगा, 3600 रुपये का, ठीक है। तो हमारा कितना अमाउंट बन जाएगा, उसमें से जितना अमाउंट बनेगा उसमें से हम कितना माइनस कर लेंगे, 2,000 माइनस कर लेंगे जो कि है TDS रिसीवेबल के नाम पे। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 21,600, ठीक है। तो ये हमारी बैंक में पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है। और जो 2,000 है वो ए क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो हमें उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होगी जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट की एंट्री किस तरीके से करेंगे हम TDS रिसीवेबल की। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हम इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स पेबल। तो हमारा जितना इनकम टैक्स पेबल होगा उसमें से हम TDS रिसीवेबल को माइनस कर देंगे और जो बचता है वो हम एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि करंट लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जो है हमारी वो क्या होती है, घटने पे डेबिट होती है, तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और टू TDS रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट जो है यहाँ पे घट के लायबिलिटी से सेट ऑफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे TDS रिसीवेबल जो होगा हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी तब एंट्री जब हमारा इनकम टैक्स पेबल यानी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो TDS रिसीवेबल से, ठीक है, तब ये होगा। अगर TDS रिसीवेबल ज़्यादा है इनकम टैक्स लायबिलिटी से तो हमारा रिफ़ंड की एंट्री बनता है। रिफ़ंड की एंट्री किस तरीके से होती है, बैंक जिसमें पैसा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो बैंक अकाउंट हमारे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू TDS रिसीवेबल या रिफ़ंड का नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। TDS की एडजस्टमेंट दो तरीके से होती है, जैसा कि आपने
देख लिया। एक तो होती है कि जब हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है टीडीएस रिसीवेबल से, तब किस तरीके से एंट्री करेंगे, और जब हमारा टीडीएस रिसीवेबल ज़्यादा होता है इनकम टैक्स लायबिलिटी से, तो किस तरीके से हम टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट केस को देख लेते हैं, जो कि है टीडीएस की एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ सेलर। और यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी रहेगी वो हमारी जीएसटी वाली रहेगी। ठीक है, यानी विद जीएसटी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा कि बी जो है ए को रेंट सेल करता है जिसका अमाउंट 20,000 होता है, जहाँ पर टीडीएस रेट जो है 10% है और जीएसटी जो रेट है वो 18% है। ठीक है, तो अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से होगी। इसकी जनरल एंट्री भी बिल्कुल सेम पहले जैसी ही होगी, बस यहाँ पे क्या होगा कि जो टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट हम बिलिंग करते वक्त ना करके एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड तब हम उसको दिखाएंगे। ठीक है, बस यही फ़र्क रहेगा, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो एज अकाउंट हमारे यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि बी के लिए एज जो है वो क्या है, सन्ड्री डेटर है, और डेटर बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्योंकि ये एसेट्स होते हैं। ठीक है, टू रेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और टू आउटपुट, ये आप बोल सकते हैं CGST SGST, अगर सेम स्टेट से बायर और सेलर हो, अगर डिफरेंट स्टेट से है तो आउटपुट IGST। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितने का आ जाएगा, ए में जो है अमाउंट आ जाएगा हमारा 23,600। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, तो बुक वैल्यू जो थी हमारी वो 20,000 की थी, उसमें हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 18% GST ऑफ 20,000, तो हमारा कितना हो जाएगा 23,600। ठीक है, टू रेंट में हमारा कितना आ जाएगा, वही बुक वैल्यू जिसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं 20,000 आ जाएगा, और जीएसटी में कितने अमाउंट आ जाएगा, वही 20,000 का 18% 3,600। ठीक है, यहाँ पे हमने कंबाइंड लिख दिया है। अगर यहाँ पे जो है बायर और सेलर सेम स्टेट से होते तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और दोनों में अमाउंट 1800 आता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बिलिंग की एंट्री, जिसको आप बुकिंग की एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पेमेंट रिसीव की एंट्री। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ही हम टीडीएस रिसीवेबल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है, टीडीएस रिसीवेबल हमारा हो जाएगा डेबिट, और टू एज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, टीडीएस रिसीवेबल हमारा डेबिट इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि हमारी करंट एसेट्स होती है, और एसेट बढ़ने पे हमारी क्या होती है, डेबिट। ठीक है, और बैंक में हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। तो बैंक में हमारा जो है अमाउंट कितने का आ जाएगा, 21,600 का आ जाएगा। ठीक है, और टीडीएस रिसीवेबल में कितना चला जाएगा, 2,000 चला जाएगा, और टोटल जो अमाउंट है वो हमें ए से कितना लेना था, 23,600। ठीक है, तो ये चला जाएगा अमाउंट एज अकाउंट में। ठीक है, एक्चुअली में वो हमको कितना अमाउंट पे कर रहा है, 21,600। ठीक है, और टीडीएस के नाम पे उसने कितना अमाउंट डिडक्ट कर लिया, 2,000 का। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एंट्री पेमेंट रिसिप्ट की। ठीक है, अब टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट की एंट्री देख लेते हैं, जैसा कि आपको अब पता चल भी गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट हम किसके साथ करते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पेबल हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 2,000 अमाउंट से। टू टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 2,000 के अमाउंट से। तो ये वाला जो है ये केस तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा है टीडीएस रिसीवेबल से। ठीक है, तब तो ये वाली एंट्री करेंगे। जब हमारा टीडीएस रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो इनकम टैक्स लायबिलिटी से जो है ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब हमारा रिफ़ंड का एंट्री बनेगा। ठीक है, तो रिफ़ंड की एंट्री किस तरीके से करते हैं, तो रिफ़ंड की एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू टीडीएस रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप, या टीडीएस रिफ़ंड अकाउंट भी कह सकते हैं, और अमाउंट कितने का आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा। टीडीएस रिसीवेबल के एडजस्टमेंट की एंट्री जो है मैं आपको दो तरीके से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि दोनों ही केसेस जो हैं वो हो सकते हैं कि मतलब दोनों ही केसेस होने की संभावना होती है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो है इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो टीडीएस रिसीवेबल से। यानी कि हमारा करंट ईयर का एक तरह से मान लीजिए कि हमारा जो है इनकम टैक्स जो बनता है वो 10,000 बनता है, ठीक है, जिसमें से टीडीएस रिसीवेबल यानी किसी और पार्टी ने ऑलरेडी टैक्स हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को कितना जमा कर दिया है, 2,000 रुपये जमा कर दिया है। तो वो 2,000 रुपये हम वो 10,000 रुपये में से माइनस करके ही गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि वो 2,000 रुपये ऑलरेडी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट है, तो वो हम दोबारा से डिपॉजिट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो अमाउंट हमको माइनस करना होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि 8,000 हमको गवर्नमेंट को देना होगा, ना कि 10,000, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। और जो दूसरा केस जो मैंने बताया आपको रिफ़ंड का, ये बहुत रेयर है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है बड़े बिजनेसेस में। छोटे में तो हो भी सकता है बट बड़े बिजनेस में नहीं हो सकता कि जो आपका टीडीएस रिसीवेबल जो है वो ज़्यादा हो इनकम टैक्स लायबिलिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है टीडीएस रिसीवेबल सपोज़ कीजिए कि 2,000 रुपये है और इनकम टैक्स लायबिलिटी जो बनी है हमारी वो 0 रुपये बनी, यानी नील। तो हमको क्या होगा, वो गवर्नमेंट से रिफ़ंड होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही केसेस को बता दिया कि किस तरीके से आप टीडीएस रिसीवेबल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप साथ में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हम अपने वीडियोस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई नई वीडियो चाहिए हो तो आप वो हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। Please like this video to motivate us to make this type of learning videos. Please share this video with those who need this type of learning videos. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos and press the bell icon to get regular updates.